Myself, Dr. V.S. Rajput, Research Advisor and Academic Head, श्री कृष्णा विश्वविद्यालय छतरपुर। आज जो टॉपिक रखा गया है वो मानचित्र प्रक्षेप। ये स्नातक कक्षाओं में प्रैक्टिकल के अंतर्गत इसका अध्यापन किया जाता है। मानचित्र प्रक्षेप वास्तव में एक ऐसा साधन है जो मानचित्रों के लिए बहुत आवश्यक होता है। मानचित्र की परिभाषा की दृष्टि से यदि आप देखते हैं तो मानचित्र वह साधन है जिसमें संपूर्ण पृथ्वी या उसके किसी एक भाग का समतल कागज पर परंपरागत चिन्ह, मापनी और प्रक्षेप के आधार पर प्रदर्शन किया जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि मानचित्र प्रक्षेप कितना आवश्यक है। बिना मानचित्र प्रक्षेप के कोई भी मानचित्र नहीं बनाया जा सकता। इसमें रूढ़गत चिन्हों का भी प्रयोग किया जाता है जो भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। कोई भी मानचित्र बनाएंगे तो उन्हीं परंपरागत या कन्वेंशनल साइन का हम प्रयोग करते हैं। मानचित्र प्रक्षेप में जो हमने आज आपके सामने बातें रखी हैं वो इस प्रकार है। मानचित्र प्रक्षेप की आवश्यकता क्यों है, इसकी ज़रूरत क्या है, इसके बारे में बताया जाएगा। इसकी परिभाषा क्या है मानचित्र प्रक्षेप की, इसके बारे में बताया जाएगा। ग्लोब क्या है, इसके बारे में बताया जाएगा। अक्षांश एवं देशांतर क्या हैं और इनकी आवश्यकता क्या है, इसके बारे में बताया जाएगा। विभिन्न प्रकार के प्रक्षेपों को कैसे क्लासिफाइड करते हैं, वर्गीकृत करते हैं, इसके बारे में बताया जाएगा। और प्रक्षेपों की रचना कैसे की जाती है, इन बिंदुओं के बारे में आपके सामने बताते हुए बाद में प्रक्षेप बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता होती है उसको स्पष्ट किया जाएगा। सबसे पहले मानचित्र प्रक्षेप की आवश्यकता क्या है, इस बात को हमारे सभी विद्यार्थियों को समझ लेना चाहिए। पहले मैंने आपको बताया था कि कोई भी मानचित्र, चाहे वो पृथ्वी के संपूर्ण भाग का हो या उसके किसी एक हिस्से का हो, यदि हमें स्थानों की स्थिति, लोकेशन ऑफ प्लेसेस, लोकेशन ऑफ टाउन्स, लोकेशन ऑफ कॉन्टिनेंट आदि के बारे में जानना है तो हमें कोई भी मानचित्र लेंगे, अगर वो प्रक्षेप पर नहीं बना है तो हम उनकी लोकेशन अर्थात साइट, सिचुएशन, लोकेशन, स्थिति, मौका और इलाका के बारे में सही जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते। कोई भी मानचित्र आप देखेंगे उसमें प्रक्षेप बना होता है, उसके आधार पर हम उसकी लोकेशन जानते हैं। ग्लोब पृथ्वी का एक छोटा प्रतिरूप है, मॉडल है। उसको हम कुछ सूक्ष्म महत्वपूर्ण चीज़ों को उसमें दर्शाते हैं, जैसे महाद्वीप और महासागर, महत्वपूर्ण नगर, और इसके अलावा जो भी फेमस प्लेसेस होते हैं उनको उसमें दर्शाया जाता है। क्योंकि पृथ्वी बहुत बड़ी है और उसको यदि हम छोटे ग्लोब के रूप में, प्रारूप के रूप में दर्शाएंगे तो सारी चीज़ों का प्रदर्शन संभव नहीं है। फिर भी ग्लोब को हम बनाते हैं। ग्लोब में अध्ययन करने में एक असुविधा ये है कि जब हम सामने से ग्लोब को देखते हैं तो उसके पीछे का हिस्सा हमें नहीं दिखाई देता। एक दृष्टि में हम पूरे ग्लोब का अध्ययन नहीं कर सकते। इस बात को जब हमारे मानचित्रकारों ने महसूस किया तो उन्होंने उस ग्लोब को फैलाकर, फाड़कर फ्लैट पेपर पर, समतल धरातल पर प्रदर्शित करने की कार्रवाई की और इसी कार्रवाई को मानचित्र प्रक्षेप कहते हैं। मानचित्र प्रक्षेप की परिभाषा की दृष्टि से आप कहेंगे तो मानचित्र प्रक्षेप वह कला है जिसके द्वारा ग्लोब पर बनी हुई अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के जाल को समतल कागज पर प्रदर्शित किया जाता है, दर्शाया जाता है, प्रकट किया जाता है। जो भी ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर रेखाएं बनी होती हैं वो काल्पनिक होती हैं। अगर आप ये कहें कि यहाँ से हम भोपाल तक की यात्रा करेंगे, हमें रास्ते में कोई अक्षांश देशांतर ज़मीन में मिलेगी? नहीं मिलेगी। ये हमने जो मॉडल बनाया है उसमें स्थानों की लोकेशन जानने के लिए अक्षांश देशांतर रेखाओं का जाल बनाया है, उसे ही हम
प्रक्षेप कहते हैं। ग्लोब में अक्षांश देशांतर रेखाएं जो बनाई जाती हैं, ये कोई भी स्थान की स्थिति हम जान सकते हैं। इनको सबसे पहले अंशों में या डिग्री में विभाजित किया गया है, इसके बाद 1 डिग्री के 60 मिनट होते हैं उसमें विभाजित किया गया है, और 1 मिनट के 60 सेकंड होते हैं इसको विभाजित किया गया है। वृत्त में जितने अंश होते हैं उनके पार्ट, सब पार्ट आदि में विभाजित जब हम करते हैं, दैट इज कॉल्ड ग्लोब। अब ग्लोब में जो काल्पनिक अक्षांश देशांतर रेखाएं बनी होती हैं, यदि इसके बारे में हम नहीं जानते हैं तो हमारा ज्ञान ग्लोब के बारे में और मानचित्र के बारे में अधूरा रहेगा। ग्लोब पर जो अक्षांश देशांतर रेखाएं बनी होती हैं, उसके जो स्नातक छोटी कक्षाओं में बच्चों को पढ़ाया जाता है, उसमें ये कहा जाता है कि जो आड़ी रेखाएं बनी हैं मानचित्र पर वो अक्षांश रेखाएं हैं, और जो खड़ी रेखाएं बनी हैं वो देशांतर रेखाएं। ऐसा नहीं है। वास्तव में अक्षांश और देशांतर को अंशों में या डिग्री में व्यक्त किया जाता है। यदि हम अक्षांश की परिभाषा दें तो आप कहेंगे पृथ्वी के केंद्र से गणना करने पर प्राप्त किसी बिंदु की उत्तर दक्षिण कोणवत दूरी को अक्षांश कहते हैं। अक्षांशों की संख्या ग्लोब पर 180 है। जो बीच का अक्षांश है, 0 डिग्री का अक्षांश है, उसे हम भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या इक्वेटर कहते हैं। 0 डिग्री से उत्तरी ध्रुव तक 90 अक्षांश पाए जाते हैं, बने होते हैं ग्लोब में। इसी तरह से 0 से दक्षिण की ओर जाते हैं तो उसमें भी 90 अक्षांश रेखाएं बनी होती हैं। 23.5 डिग्री उत्तर अक्षांश को हम कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। इसी तरह से 66.5 डिग्री उत्तर अक्षांश को उत्तरी ध्रुव वृत्त और 66.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश को हम दक्षिणी ध्रुव वृत्त कहते हैं। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों 90-90 डिग्री पर स्थित हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर ग्लोब पर 180 अक्षांश रेखाएं बनाई गई हैं। इसी तरह से देशांतर रेखाएं भी जो ऊपर से नीचे की ओर हम बनाते हैं, उनकी भी परिभाषा यदि आप दें तो पृथ्वी के केंद्र से गणना करने पर प्राप्त किसी बिंदु की पूर्व पश्चिम कोणवत दूरी को देशांतर कहते हैं। देशांतरों की संख्या 360 है। 0 डिग्री से पूर्व की ओर हम जाएंगे तो 180 देशांतर मिलेंगे। इसी तरह 0 डिग्री से जब हम पश्चिम की ओर जाएंगे तो वहाँ भी 180 देशांतर मिलेंगे। इस तरह ग्लोब पर 360 देशांतर होते हैं। 0 डिग्री देशांतर को हम मध्याह्न रेखा कहते हैं या ग्रीनविच लाइन के नाम से जाना जाता है। आप लोगों ने टीवी पर और कहीं भी मैगजीन में पढ़ा होगा कि जैसे हम पश्चिम की ओर जाते हैं तो हमारा टाइम हमें बदलना पड़ता है, पूर्व की ओर जाएंगे तो टाइम बदलना पड़ता है। जहाँ से पश्चिम पूर्व की ओर जाते हैं उसी को हम ग्रीनविच लाइन कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय टाइम का निर्धारण इसी रेखा के द्वारा किया जाता है। प्रक्षेपों को कई तरह से वर्गीकृत किया गया है, इसलिए आज तक बहुत सारे मानचित्र जो मानचित्रकार हुए हैं, उन्होंने कोई ऐसा प्रक्षेप नहीं बनाया जिसमें स्थानों की दिशा, आकृति, क्षेत्रफल और दूसरी चीज़ें समान रूप से पाई जाएं। सभी प्रक्षेपों में कोई ना कोई कमी है, क्योंकि गोल पृथ्वी को हम समतल कागज़ पर जब बनाएंगे, फाड़ के फैलाएंगे ग्लोब को, तो आकृति में विरूपण होगा, दिशाएं बदलेंगी और मापनी में भी विरूपण होगा और क्षेत्रफल में भी विरूपण या विकृति होगी। तो इस तरह से आज तक की स्थिति में बहुत सारे विद्वानों ने, मानचित्रकारों ने प्रक्षेप बनाए हैं। वो ऐसा कोई सर्वमान्य प्रक्षेप नहीं है जिसके आधार पर हम किसी मानचित्र का निर्माण कर सकें। फिर भी हमने प्रक्षेपों का जो वर्गीकरण किया है वो कई आधारों पर किया है। सबसे पहला आधार है संदर्श प्रक्षेप। इसको दूसरे शब्दों में अनुकृति प्रक्षेप भी कहते हैं। अंग्रेजी में इसको परस्पेक्टिव प्रोजेक्शन कहते हैं।
परस्पेक्टिव प्रोजेक्शन संदर्श का आप मतलब होता है जब हम प्रक्षेप बनाने में प्रकाश का आधार माने तो उसे संदर्श प्रक्षेप कहते हैं, पर्सपेक्टिव कहेंगे। प्रकाश को आधार मानकर हम प्रक्षेप का निर्माण करते हैं, उसे पर्सपेक्टिव कहते हैं। इस आधार पर यदि हमने ग्लोब को एक बेलन के द्वारा सिलेंड्रिकल पोजीशन के द्वारा ढक दिया और अंदर कोई रोशनी बल्ब मोमबत्ती जलाई ग्लोब के अंदर, तो जो उसकी अक्षांश देशांतर रेखाएं उस सिलेंड्रिकल कागज़ पर पड़ेंगी उसको हम बेलनाकार प्रक्षेप कहेंगे। बेलनाकार प्रक्षेप कई तरह के होते हैं, जिसमें सम बेलनाकार, समक्षेत्र बेलनाकार और मर्केटर प्रक्षेप। मर्केटर एक विद्वान थे, उन्हीं के नाम से इस प्रक्षेप को नाम दिया गया है। साधारण बेलनाकार प्रक्षेप में केवल हम अक्षांश देशांतर को साधारण रेखाओं के द्वारा व्यक्त करते हैं, इसमें शुद्धता की बहुत कमी होती है। समक्षेत्र बेलनाकार जिसका नाम है, इसमें क्षेत्रफल की शुद्धता रहेगी लेकिन दिशाएं, आकृति, मापनी में विरूपण, विकृति हो जाएगी। तीसरा है बेलनाकार प्रक्षेपों को दूसरे तरह से भी व्यक्त किया गया है जो आगे बताया जाएगा। दूसरा है शंक्वाकार प्रक्षेप। शंकु यानी जैसे हम होली के समय शंक्वाकार टोपी लगाकर हम जब रंग डालवाने जाते हैं तो उसी को शंकु कहते हैं। कॉनिकल प्रोजेक्शन इसी का नाम है। जब हम किसी शंकु द्वारा प्रक्षेप को ढक दें और अंदर से प्रकाश किरणें उसमें प्रक्षेपित हों तो जो आकृति बनेगी दैट इज कॉल्ड कॉनिकल प्रोजेक्शन। कॉनिकल प्रोजेक्शन में भी कई तरह के प्रोजेक्शन पर वर्गीकृत किए गए हैं। एक प्रमाणिक अक्षांश सहित सरल शंक्वाकार प्रक्षेप, दो प्रमाणिक अक्षांश सहित सरल शंक्वाकार प्रक्षेप, बॉन का प्रक्षेप रिगबर्ट बॉन ने भी प्रक्षेप बनाया था, और पॉलीकैनिक यानी बहुशंक्वाकार प्रक्षेप। ये अलग अलग प्रक्षेप ज़रूरत के हिसाब से शुद्धता को परिपूर्ण करने के लिए बनाए जाते हैं। इसके बाद शिरोबिंदु प्रक्षेप, इसको जेनिथल प्रोजेक्शन के नाम से जाना जाता है। जेनिथल प्रोजेक्शन का मतलब होता है एक चौकोर आकार का हमने कागज़ का टुकड़ा यदि ध्रुवीय क्षेत्रों पर सीधा रख दिया और उस पर पड़ने वाली अक्षांश देशांतर रेखाओं के जाल को हमने अनुरेखित कर लिया, ट्रेस कर लिया, तो जो आकृति बनेगी उसे हम शिरोबिंदु या जेनिथल प्रोजेक्शन के नाम से करेंगे। यदि हमने मध्य क्षेत्रीय भागों में कागज़ के टुकड़े को रखा तो उसे खमद्य प्रक्षेप के नाम से कहा जाएगा। यदि हमने विस्वती क्षेत्रों में भूमध्य रेखा के इर्द गिर्द चौकोर टुकड़े को रखा और प्रकाश किरणों को उस पर अक्षांश देशांतर रेखाओं को हमने ट्रेस कर लिया तो वो कहलाएगा भूमध्य रेखी खमद्य प्रक्षेप। तो इस तरह से शिरोबिंदु प्रक्षेप भी कई तरह के होते हैं। अब कुछ प्रक्षेप ऐसे हैं जिसमें प्रकाश का सहारा न लेते हुए हमने गणित का सहारा लिया है, रेखा गणित का सहारा लिया है और प्रक्षेपों की रचना की है। उनको हम परंपरागत या कन्वेंशनल प्रोजेक्शन के नाम से जानते हैं। इसमें बहुत सारे प्रक्षेप हैं, जैसे गोली प्रक्षेप है, मालवीड प्रक्षेप है, सेंसन फिल्मस्टीड प्रक्षेप के नाम से भी जाना जाता है। इनको आगे की कक्षाओं में आपको बताया जाएगा। अब अभी हमने आपको बताया परस्पेक्टिव यानी संदर्श, प्रकाश का सहारा लिया और प्रक्षेप बना दिया। सहारा लेने का मतलब ये नहीं कि हम कैलकुलेशन नहीं करते, एक काल्पनिक आधार होता है कि हम प्रकाश किरणें डालेंगे तो किस प्रकार की आकृति अक्षांश देशांतर रेखाओं की उस समतल कागज पर पड़ेगी। अब असंदर्श प्रक्षेप का मतलब जिसमें हम प्रकाश का कोई सहारा नहीं लेते हैं, सीधे हम मैथमेटिकल मेथड से, रेखागणितीय विधि से हम प्रक्षेप की रचना करते हैं। और आप जानते होंगे कि जो प्रकाश का सहारा लेकर प्रक्षेप बनाए जाते हैं वो अपने आप में परिपूर्ण नहीं है। उसमें या तो जहाँ वो ध्रुवीय क्षेत्रों का अगर आकलन कर रहे हैं तो वहाँ शुद्धता होगी, भूमध्य रेखीय क्षेत्र, मध्य अक्षांशीय क्षेत्र बिगड़ जाएंगे। भूमध्य रेखीय क्षेत्रों का कर रहे हैं तो आपके ध्रुवीय क्षेत्र बिगड़ जाएंगे। इस तरह से प्रक्षेपों को उसमें
परस्पेक्टिव यानी संदर्भ प्रक्षेपों में सही तरीके से नहीं बनाया जा सकता। अब असंदर्भ प्रक्षेप हैं जो, उनको उद्देश्य के अनुसार 4 भागों में बांटा जाता है। हमारा लक्ष्य ये होता है कि जो प्रक्षेप गोलाकार पृथ्वी को समतल कागज पर जब बनाएं, जो अक्षांश रेखाएं बने, तो उसमें 4 चीज़ों की शुद्धता नितांत आवश्यक है। पहली, शुद्ध दिशा होना चाहिए। यदि आपके मानचित्र में दिशाओं की शुद्धता नहीं है तो आप यहाँ से किसी हवाई जहाज़ द्वारा अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर की ओर प्रस्थान करेंगे और पता चला दक्षिणी अमेरिका के ब्यूनस आयर्स पहुँच गए। तो दिशाओं की शुद्धता होना नितांत आवश्यक है। दूसरा, शुद्ध मापनी। मापनी को भूगोल का प्राण कहा जाता है। मापनी के बारे में हमने अभी पहले अपने व्याख्यान में बताया था कि मापनी एक अनुपात है जो धरातल के 2 बिंदुओं की वास्तविक दूरी और मानचित्र पर उन्हीं 2 बिंदुओं की प्रदर्शित दूरी के बीच में पाया जाता है। इसको कई तरह से व्यक्त करते हैं, जैसे कथनात्मक तरीके से, प्रदर्शक भिन्न तरीके से और रेखात्मक तरीके से। तो मापनी का होना भी उस प्रक्षेप में ज़रूरी है। यदि प्रक्षेप पर मापनी नहीं डली है, उस प्रक्षेप को हम प्रक्षेप की संज्ञा नहीं देंगे। तीसरा है शुद्ध दिशा क्षेत्रफल। कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन आपको संसार में या किसी क्षेत्र में, छोटे क्षेत्र में दर्शाना है, यदि हमारा बनाया गया प्रक्षेप पर बना मानचित्र में क्षेत्रफल की शुद्धता नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वह मानचित्र पर कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन वितरण नहीं बता सकते, और बताएंगे तो वो कहीं का कहीं उसमें प्रदर्शित होगा। जैसे भारत में कपास का वितरण बताना है, संसार में चाय का वितरण बताना है, और यदि क्षेत्रफल सही नहीं है मानचित्र का, तो कहीं की कहीं उसकी लोकेशन प्रकट हो जाएगी और आप गलतफहमी में गलत जानकारी स्टूडेंट को दे देंगे और हम भी उसमें भ्रमित हो जाएंगे। इसलिए क्षेत्रफल की शुद्धता भी ज़रूरी है। इसके बाद एक और इसमें ज़रूरी है आकृति की शुद्धता। आकृति का विरूपण यदि हो गया, आकृति बिगड़ गई, तो आपको भारत का नक्शा ऑस्ट्रेलिया जैसा दिखने लगेगा। इसी तरह से यूरोप का नक्शा आपको एशिया महाद्वीप जैसा दिखने लगेगा। उत्तरी अमेरिका नक्शा पता चला कि ग्रीनलैंड जैसा दिखने लगा। तो आकृति की शुद्धता भी इसमें आवश्यक होती है। 4 चीज़ें आप ध्यान रखें प्रक्षेप बनाते समय। चारों की 4 आज तक किसी विद्वान ने, किसी मानचित्रकार ने बनाकर प्रक्षेप पर नहीं दी। शुद्ध आकृति, शुद्ध दिशा, शुद्ध माप और शुद्ध क्षेत्रफल। इसके बाद रचना के आधार पर भी प्रक्षेपों का वर्गीकरण किया गया है, जिसमें बेलनाकार प्रक्षेप। बेलनाकार प्रक्षेप अभी हमने पहले भी बताया, जिसमें एक बेलनाकार कागज द्वारा ग्लोब को ढक दिया जाता है, पीछे अंदर ग्लोब के ट्रांसपेरेंट होता है वो, और उसके अंदर हम मोमबत्ती या बल्ब जलाएंगे और फिर जो उस सिलेंडर आकार की कागज़ पर जो अक्षांश देशांतर रेखाएं दिखेंगी उनको ट्रेस कर लेंगे। ये बेलनाकार प्रक्षेप है। शंक्वाकार प्रक्षेप में शंकु को उत्तर दक्षिण कहीं भी हम रखते हैं और उसमें आकृति को ट्रेस करते हैं। शिरोबिंदु प्रक्षेप में, जेनिथल प्रोजेक्शन में कागज़ के टुकड़े को ध्रुवों पर, मध्य अक्षांशों पर या भूमध्य रेखा पर रखते हैं और ट्रेस कर देते हैं। रूढ़िगत प्रक्षेप पहले भी हम बता चुके, जो केवल परंपरागत रूप से गणितीय विधियों पर, रेखा गणितीय विधियों पर आधारित होते हैं, उन्हें रूढ़िगत प्रक्षेप कहते हैं। प्रक्षेपों की रचना के लिए 2 चीज़ों की नितांत ज़रूरत होती है, बहुत ज़रूरत होती है। यदि आप 2 चीज़ों के बारे में नहीं जानते तो आप प्रक्षेप की रचना कतई नहीं कर सकते। पहली क्या है? पृथ्वी का अर्धव्यास। तो अर्धव्यास एक तो होता है वास्तविक अर्धव्यास। वास्तविक अर्धव्यास जो होता है वो सेंटीमीटर में यदि आप लेंगे तो 63 करोड़ 63 करोड़ 50 लाख सेंटीमीटर पृथ्वी का रेडियस या अर्धव्यास। अर्धव्यास का मतलब हमारे विद्यार्थी समझते होंगे, अगर कोई गोलाकार चीज़ है और वहाँ से आर पार जो बीच का सेंटर होगा, ए से बी की दूरी जो होगी
वो कहलाती है रेडियस या अर्धव्यास। अगर हमें पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास ज्ञात है तो हम प्रक्षेप की रचना कर सकते हैं। दूसरा, अर्धव्यास ज्ञात करने का सूत्र है। अब आपको पृथ्वी का जो वास्तविक अर्धव्यास है, अर्धव्यास ज्ञात करने के लिए आपको अर्धव्यास बराबर ये आपको यदि रेडियस ज्ञात करना है तो रेडियस ज्ञात करने के लिए पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास हमें ज्ञात होना चाहिए। सेंटीमीटर में हमने अभी आपको बताया था कि 63 करोड़ 50 लाख सेंटीमीटर है, और इंच में यदि आप ज्ञात करते हैं तो वो 25 करोड़ इंच है। हम उस वास्तविक अर्धव्यास में जो आपको क्वेश्चन दिया गया है प्रक्षेप बनाने के लिए, उसकी मापनी का हर, आप लोग जानते होंगे प्रदर्शक भिन्न में जो ऊपर की संख्या होती है उसको कहते हैं अंश या नोमिनेटर, और जो नीचे की संख्या होती है उसे डिनोमिनेटर कहते हैं। तो आप जैसे 63 करोड़ 50 लाख में मापनी का हर मान लीजिए 20 करोड़ दिया, इसका भाग दे देंगे तो 3.25 के आसपास आएगा। तो ये हमें मिल गया पृथ्वी का अर्धव्यास, जो अकॉर्डिंग टू स्केल यानी जो सवाल दिया गया है उसके हिसाब से हम पृथ्वी का अर्धव्यास रेडियस ज्ञात कर लेंगे। दूसरी चीज़ प्रक्षेप बनाने के लिए जो बहुत ज़रूरी है, अगर उसको नहीं जानते हैं तो आप प्रक्षेप नहीं बना सकते। ये अर्धव्यास अकॉर्डिंग टू स्केल अगर आपको नहीं मालूम है तो सबसे पहले मालूम करने के लिए आपको वास्तविक अर्धव्यास होना चाहिए। सेंटीमीटर में 63 करोड़ 50 लाख और इंच में 25 करोड़ इंच के आधार पर इस सूत्र से हम अर्धव्यास को ज्ञात करते हैं। दूसरा है आपको जब ज्ञात करना है, अब दूसरा है इसमें पृथ्वी की परिधि। ये जब तक आप ज्ञात नहीं करेंगे पृथ्वी की परिधि जब हम ज्ञात कर लेंगे तभी हम प्रक्षेप बना सकते हैं। पृथ्वी की परिधि ज्ञात करने का जो सूत्र है वो है 2πr। इसका मतलब है 2 × 22/7 × r बराबर 44/7 × r बराबर 6.3। रेडियस जितना भी होगा, एक है मान लो रेडियस, तो एक का गुणा होगा तो 6.3 सेंटीमीटर ये आपको पृथ्वी की परिधि ज्ञात हो जाएगी। तो अभी तक हमने जो बताया है आपको, इसमें प्रक्षेप क्या है, ग्लोब क्या है, मानचित्र क्या है। मानचित्र एक समतल कागज पर प्रदर्शन है, ग्लोब एक पृथ्वी का छोटा प्रतिरूप है। और इसके बाद प्रक्षेप की परिभाषा, मानचित्र की परिभाषा, और प्रक्षेप अक्षांश क्या है, देशांतर क्या है। इसके बाद प्रक्षेपों का वर्गीकरण, कई आधार हैं जिसमें हमने 2-3 आधार आपके सामने रखे। इस आधार पर यदि हम प्रक्षेप बनाते हैं तो प्रक्षेप बनाने के पहले 2 चीज़ों का जानना जरूरी है। एक तो पृथ्वी का अर्धव्यास, दूसरा पृथ्वी की परिधि। ये चीज़ें अगर आप जानते हैं तो प्रक्षेप बना सकते हैं। कोई भी मानचित्र यदि प्रक्षेप पर नहीं बनाया गया तो ऐसी स्थिति में वो प्रक्षेप मानचित्र प्रक्षेप नहीं बना कहलाएगा। प्रक्षेप के बगैर बना हुआ मानचित्र मानचित्र की संज्ञा के लायक नहीं है। धन्यवाद।